हेलो बच्चों, एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। मैम मैं भी आ गया। हाँ चिंटू, तुम्हारा तो मैं वेट ही कर रही थी। मैम आपको पता है मैं अपने गांव जाके आया था। वहाँ मेरे पापा ने मुझे गांव के सरपंच जी से भी मिलवाया था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मैम, वो बता रहे थे कि हमारे गांव की जो समस्याएं होती हैं उनको वो सरपंच जी बहुत अच्छे से हल कर देते हैं। हाँ बेटा, क्योंकि हमारे भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है, इसलिए गांव में भी सरपंच पंचायत वगैरह बनी हुई है। मैम ये क्या होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण? हाँ बेटा, आज हम भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था का ही अध्ययन करेंगे। जब बेटा आपने देखा कि भारत में केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, लेकिन भारत बहुत विशाल है ना। इतना विशाल है कि आप यदि देखो भारत में, तो भारत की जो जनसंख्या, यदि हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी देखें, तो वो उत्तर प्रदेश भी रूस से बड़ा है, और महाराष्ट्र को देखें तो वो जर्मनी के बराबर है। इसका मतलब भारत इतना बड़ा है कि यदि हम यूरोप के कुछ स्वतंत्र देशों को देखें, तो भारत के प्रांत उन यूरोप के देशों से भी बड़े मिल जाते हैं। तो इस तरह से यदि हम भारत की विशालता और उसकी विविधता को देखें, तो इन राज्यों में सत्ता का बंटवारा जरूरी है, और इसलिए भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की जरूरत लगी। और तीसरा स्तर क्या था? स्थानीय सरकारों का था, यानी वो प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार से नीचे का स्तर है। इसीलिए हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण को अपनाया, यानी जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे सोच क्या थी? इसके पीछे सोच यही थी कि हमारा देश बहुत बड़ा है, देश की विशालता ही इसके पीछे की सोच थी, और अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। जैसे चिंटू अभी आपने बताया ना कि आपके गांव के जो सरपंच जी हैं, वो गांव की समस्याओं को वहीं पर ही हल कर देते हैं। हाँ मैम, जो भी समस्याएं होती हैं गांव के लोग सरपंच जी के पास जाते हैं। वो बड़े समझदार हैं और उन समस्याओं को वो हल कर देते हैं। हाँ, क्योंकि देखो गांव में जो समस्याएं हैं, स्थानीय स्तर पे जो समस्याएं हैं, उनको वहीं पे हल हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्थानीय स्तर पे लोग हैं, वो फैसलों में भी सीधे भागीदार होते हैं। इससे क्या होता है? लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत भी बढ़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन की लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब हमने वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम कब बढ़ाया? हमने 1992 में संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय शासन को शक्तिशाली और प्रभावी बनाया। हालांकि विकेंद्रीकरण की जो जरूरत थी वो हमारे संविधान में पहले ही स्वीकार करी थी। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना पहले ही हो गई थी, लेकिन गांव और शहरों के स्तर पे सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो कोशिशें हुई है, वो कब प्रभावी हुई? 1992 के बाद, क्योंकि सभी राज्यों में गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की जो स्थापना की गई थी, उन्हें पहले राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रख दिया गया था, और इन स्थानीय सरकारों के लिए पहले नियमित चुनाव भी नहीं होते थे। इनके पास अपना कोई अधिकार भी नहीं था और संसाधन भी नहीं था, तो इसलिए वो इतना प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन 1992 में संविधान में संशोधन हुआ। संशोधन का मतलब क्या होता है चिंटू?
कि संविधान में बदलाव करके कुछ उसमें चेंजेस करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। कैसे बनाया गया मैम? हाँ, देखो क्या किया। सबसे पहली बात, स्थानीय स्वशासी निकायों के लिए चुनाव नियमित कराना संवैधानिक बाध्यता है। इसका मतलब अब संविधान में इस बात का उल्लेख कर दिया गया कि ये जो भी स्थानीय स्वशासी निकाय हैं उनके चुनाव नियमित होंगे। अब आप सोचोगे बच्चों कि स्थानीय स्वशासी निकाय का मतलब क्या है। स्थानीय स्वशासी निकायों के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। जो गांव में ग्राम पंचायत हैं, पंचायत समितियां, जिला परिषद वगैरह हैं, यही स्थानीय स्वशासी निकाय होते हैं। इनके लिए चुनाव नियमित कराना होता है। इसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए भी वहां पे सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। महिलाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए और राज्य में चुनाव आयोग का गठन किया गया। ये चुनाव आयोग एक ऐसा परिषद है जिसे कि स्वतंत्र रखा गया। ये ऐसी संस्था है क्योंकि इसका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है ताकि जो चुनाव हो ना बहुत ही निष्पक्ष और बिना किसी धांधलेबाजी के हो। इसलिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखा गया और ये जो राज्य में चुनाव आयोग है ये पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराता है और साथ साथ राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को भी देना पड़ता है। ये सब काम करके अब भारत में जो स्थानीय स्वशासन का ये तीसरा स्तर है वो काफी शक्तिशाली और प्रभावी हो गया। ठीक है। और बच्चों जो गांव के स्तर पे जो मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था होती है ना उसे क्या कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। जैसे चिंटू ने अभी बताया ना उसके गांव में जो सरपंच थे तो वो सरपंच कौन थे? उस ग्राम पंचायत के अध्यक्ष थे। ठीक है। तो ये जो ग्राम पंचायत होती है इसके जो सदस्य होते हैं वो वार्डों द्वारा चुने जाते हैं। यानी गांव को वार्डों में बांट दिया जाता है। फिर इन वार्डों से ही ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुना जाता है। जो इस ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उन्हें सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यानी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर नजर आती है। ठीक है। अब ये जो पंचायत जो भी काम करती है ना इन पंचायतों के काम को कौन देख रहा है? ग्राम सभा देख रही है। गांव के जितने भी मतदाता होते हैं वो सब लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और ये ग्राम सभा साल में 2-3 बार बैठक भी करती हैं और ये ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज को भी देखती हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत जो होती है उन पर निगरानी या उसके कामकाज को देखने के लिए ग्राम सभा होती है। अब नेक्स्ट जो स्तर आता है वो पंचायत समिति कहलाते हैं। जैसे जो ग्राम पंचायत क्योंकि आपको पता है गांव तो बहुत हैं तो हर गांव में ग्राम पंचायत होगी तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल भी कहा जाता है और इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके की सभी पंचायत के सदस्य करते हैं। यानी जितने भी ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति बनाई तो उन ग्राम पंचायतों के जो सदस्य होंगे वो इस पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव
करेंगे। ठीक है। अब तीसरा स्तर आता है जिला परिषद, यानी किसी जिले के सभी पंचायत समिति को मिलाकर के क्या बन गई, जिला परिषद। तो जितने भी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों को मिलाकर के बनी पंचायत समिति, और पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद बनती है। और इसके भी अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड है बेटा, अधिकांश सदस्य। इसका मतलब इसके सारे सदस्यों का चुनाव नहीं होता। तो यही आपके माइंड में एक प्रश्न आएगा कि अधिकांश सदस्य का चुनाव हो रहा है, तो बाकी सदस्य कौन होंगे? हाँ बेटा, यानी कि जिन सदस्यों का चुनाव होता है उनके अलावा जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए जो चुने गए सांसद और विधायक हैं, साथ में जिला स्तर की संस्थाओं के अधिकारी जो होते हैं, वो भी इस जिला परिषद के सदस्य होते हैं। यानी आपको पता है कि जितने भी एक राज्य में जिले हैं, उन जिलों में से कोई ना कोई सदस्य लोकसभा या विधानसभा के लिए चुना गया होगा। तो जो लोकसभा के लिए गया है वो सांसद कहलाता है, जो विधानसभा के लिए गया है वो विधायक कहलाता है। इसके अलावा जिला स्तर में कुछ संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के जो अधिकारी होते हैं, ये सब जिला परिषद के सदस्य होते हैं। और जिला परिषद के प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि क्या क्या हो गया है कि सबसे पहले ग्राम पंचायत जो बनी है गांव तक में, ठीक है, उसके बाद का जो लेवल है उसको हम क्या कह देंगे, पंचायत समिति। ठीक है, उसको हम पंचायत समिति कह देंगे, क्योंकि कई ग्राम पंचायतों को मिलकर के क्या बन गई, आपकी पंचायत समिति बन गई। और पंचायत समितियों के बाद क्या आएगा, जिला परिषद। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 3 लेवल देख लिए हैं, जो हमारे क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की ये 3 लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी गांव तक जो है हमने स्थानीय स्वशासन के ढांचे को बांट दिया है। ठीक है। अब आगे देखो, शहर भी हैं गांव के साथ साथ। तो शहरों में क्या होती है, नगर पालिका और नगर निगम होती हैं। तो शहरों में नगर पालिका हो गई, लेकिन कुछ शहर काफी बड़े होते हैं, तो जो बड़े शहर होते हैं उनमें नगर निगम होती हैं। इस तरह से शहरों में नगर पालिका और नगर निगम दोनों दिखाई देती हैं। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज कौन करेगा, यहाँ भी चुनाव होते हैं, यानी इनका कामकाज देखने वाले कौन लोग हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि, यानी इनका भी चुनाव किया जाता है। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, और जो नगर निगम के पदाधिकारी हैं उन्हें मेयर कहा जाता है। कई बार आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है 1 मार्क्स में कि मेयर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नगर निगम के पदाधिकारी हैं उन्हें मेयर कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट सा मैंने बनाया है, उससे हम भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को समझा देते हैं। देखिए, गांव के स्तर पे क्या बन गई, जो पंचायती राज व्यवस्था हम देख रहे हैं उसमें ग्राम पंचायत है, उसकी देखरेख ग्राम सभा कर रही है। जिला स्तर पे पंचायत समिति होती है, यानी ग्राम पंचायतों को मिलाकर के किसका गठन हो रहा है, पंचायत समिति का। पंचायत समिति के बाद जिला परिषद आती है, यानी बहुत सी पंचायत समितियों को मिलाकर के किसका गठन हो रहा है, जिला परिषद का। ये तो गांव के स्तर पे और जिला स्तर का हो गया, और शहरों के स्तर पे नगर पालिका और नगर निगम हो गई। बेटा, ये जो पंचायती राज व्यवस्था आपने देखी है ना, कई बार ये भी आता है कि पंचायतों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
क्या-क्या परेशानियाँ आ जाती है पंचायतों के सामने? एक तो जागरूकता की कमी है, ठीक है? लोग इतने जागरूक नहीं हैं, उनके पास धन की भी कमी रहती है और उनके जो अधिकारी हैं, वो कई बार अपनी मनमानी भी करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उन्हें समय पर वित्तीय सहायता भी नहीं मिल पाती और उनके जो चुनाव है वो कई बार नियमित भी नहीं होते हैं, ठीक है? तो अब जो भी हमने पढ़ाया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बने हैं। जितने भी पार्ट मेरे इस संघवाद चैप्टर से हो गए हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि संघवाद क्या है? संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो उसमें हमें संघवाद का अर्थ बताते हुए उसकी जो 7 विशेषताएँ हैं, वो हमें बतानी हैं। प्रश्न नंबर 2 संघवाद के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। इसमें हमने होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर यानी संघ आकर साथ आकर के संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना, ये 2 प्रकार थे। इनको आपको अच्छे से स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 3 भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है? इस प्रश्न में आपको तीनों सूचियां और अवशिष्ट जो विषय हैं उनके बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 4 उसमें एकात्मक व संघात्मक सरकारों के बीच अंतर बताना है। आपको बताया है कि संघात्मक में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं, लेकिन एकात्मक में एक ही स्तर होता है और जो भी बाकी इकाइयां होती हैं वो उसी एक स्तर के अधीन रह कर के काम करती हैं। और संघात्मक में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती, लेकिन एकात्मक में क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्य व प्रांतीय सरकारों को आदेश भी दे सकती हैं और राज्य सरकारें केंद्र सरकार को ही जवाबदेह होती हैं, जबकि संघात्मक में राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं, वो केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती और वो खाली जनता को जवाबदेह होती हैं। संघात्मक शासन के जो उदाहरण हैं आपको पता ही चल गया है कि भारत है। इसके अलावा कनाडा, जर्मनी में भी संघात्मक व्यवस्था दिखाई देती है, लेकिन एकात्मक में आप देखिए तो फ्रांस, चीन और जापान उदाहरण आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला प्रश्न आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है कि भारत संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की कुछ विशेषताओं को लिए हुए हैं। तो इसमें आपको संघात्मक की विशेषताएं जो भारत में नजर आ रही हैं वो सारी विशेषताएं तो आपको बतानी हैं, लेकिन एकात्मक की कौन सी विशेषताएं भारत में लिए हुए हैं तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि भारत में जो केंद्र है वो कुछ मामलों में ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो केंद्र को दिए गए हैं। दूसरी बात, अवशिष्ट विषय को भी केंद्र को सौंप दिया गया है। तीसरी बात, जो समवर्ती सूची के जो विषय हैं उसमें केंद्र और राज्य में यदि किसी तरह का टकराव हो तो केंद्र का बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। तो ये बातों से आपको क्या दिख रहा है कि भारत में जो केंद्र है कुछ मामलों में थोड़ा शक्तिशाली नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जैसे एकात्मक शासन में एकल नागरिकता होती है ना, एकल नागरिकता मतलब पूरे देश की नागरिकता, वैसे ही भारत में भी अलग अलग राज्यों की नागरिकता नहीं है। भारत में हम क्या कहलाएंगे? हम भारतीय ही कहलाएंगे ना। इसका मतलब भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। तो ये जो सिद्धांत है ये भी एकात्मक शासन व्यवस्था की ही विशेषता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संघात्मक होते भी एकात्मक की कुछ विशेषताओं को लिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। कथन की सार्थकता को स्पष्ट करें। तो इसमें मैंने आपके पिछले पार्ट में अच्छे से समझाया था आपको भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध और आपकी जो भाषाई राज्यों का गठन है, ये तीनों ही अच्छी तरह से आपको समझाना है।
ठीक है, प्रश्न नंबर 7, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं, इसे स्पष्ट करें। तो अभी इसी पार्ट में मैंने सत्ता का विकेंद्रीकरण के बारे में पूरी आपकी पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के बारे में बता दिया है। तो ये सारा आपको ढांचा अच्छे से स्पष्ट करना है। नगर पालिका, नगर निगम का भी बताना है। केंद्र राज्यों के संबंध में आए बदलावों का वर्णन करें। तो इसमें आपको यही बताना है कि पहले केंद्र ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा था और केंद्र और राज्य के संबंध में जो है बदलाव आ गया है, क्योंकि क्या क्षेत्रीय सरकारों का उदय हुआ है। गठबंधन सरकार आने से अब केंद्र सरकार अपनी मनमानी भी नहीं कर सकती है और केंद्र राज्य संबंध पहले से सुधरे हैं, तनाव में कमी आई है और जो केंद्रीय राजस्व में राज्यों को दी जाने वाली जो राशि थी वो पहले से बढ़ गई है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती है उसमें राज्य के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के संबंध में भी बदलाव आया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन करना है आपको। तो स्थानीय जो सरकार है उसमें आप यही बताएंगे जो चिंटू ने कहा था कि स्थानीय समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पे ही हो जाता है और लोगों को इस बात का पता रहता है कि पैसा कहाँ और कैसे खर्च करना है और स्थानीय स्तर पे लोगों को फैसलों में भी सीधे भागीदार बनाना संभव हो जाता है। स्थानीय शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के अनुरूप दिखाई देता है और इसमें अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होती है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के एकदम अनुकूल है। ठीक है, पंचायतों की परेशानियों के बारे में आपको बताना है। तो आपको बताया था कि उनके पास धन की कमी, जागरूकता की कमी रहती है, अधिकारी लोग मनमानी करते हैं, उनकी बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं, चुनाव भी नियमित रूप से नहीं होती हैं और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो इन्हें वित्तीय सहायता मिलनी है वो समय पर नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हाँ मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया और मैं इन सारे प्रश्नों को अच्छे से कर लूंगा। हाँ बच्चों, आप यदि इन सब प्रश्नों को कर लेते हैं आपका चैप्टर पूरा अच्छे से हो जाएगा और बोर्ड के एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ओके बच्चों, बाय।